everyone. Good evening, good evening. कैसे हो तुम सब? First of all, welcome back to the part 6 of this chapter, that is your sensory, attentional and perceptual processes. Secondly, wishing you all a very happy Sunday. Yes, कल हमारे देश को 80th कल हमारे देश का 80th इंडिपेंडेंस डे था. यस, तो आप सबको उसकी भी शुभकामनाएं, बिलेटेड शुभकामनाएं मैं दे दूं, है ना. कल तो क्लास में ही नहीं थी. यस आई नो, कल क्या एक हफ्ते से क्लास ऑलमोस्ट नहीं हुई. फ्रॉम मंडे टू सैटरडे क्लास नहीं हुई. यस, फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी, है ना. क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जैसे आप स्टूडेंट हो वैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मेरी भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं. एंड इस बार मेरे अभी जो ये एक हफ्ते में जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो इतने बैक टू बैक थे कि आई वुडंट टेक योर क्लास, है ना. एंड मुझे खुद में ऐसा लग रहा था कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम मिसिंग आउट. सो आई एम सॉरी फॉर दैट अगेन, बट आई विल ट्राई. एंड तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि दीदी तो बड़े बड़े प्रोमिसेस उन्होंने कर दिए कि, है ना, अगस्त तक पूरा पांचों चैप्टर वो 31 अगस्त तक खत्म कर देगी. एंड अगर मैंने कहा है तो आई विल डू दैट. तुम्हें यू हैव टू बिलीव एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट नोट. ठीक है, मैंने बोला है तो मैं करूंगी ही करूंगी, चाहे कैसे भी मैं करूंगी. वो मेरा हेडेक है. बट आपका सिलेबस फर्स्ट 5 चैप्टर कंप्लीट करवाना, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको उसका हेडेक नहीं लेना है. अगर मैं हफ्ते में 6 दिन क्लास नहीं ले रही हूँ, अगर मैं पूरे हफ्ते क्लास नहीं ले रही हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं आपको पढ़ाना मैंने बंद कर दिया है. मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मैं पीछे हट गई. नहीं हो पाई क्लास, कोई बात नहीं. जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे. मैं ये चीज आज क्लियर कर दूं, अगर आगे क्लासेस नहीं होती है इन केस, क्योंकि आप लोगों में से आधे लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, मैं आपको बार बार कह रही हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि उस पर मैं अपडेट्स डाल देती हूँ कि मैं आज क्लास होगी नहीं होगी सब मैं बताती हूँ. बट आप लोग अगर नहीं कर रहे हो तो आई एम स्टेटिंग इट टुडे, मैं आज अनाउंस कर दूं, अगर समडे और द अदर क्लास आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, वो पूरे दिन आपको अगर 4:30 बजे आपको कोई वीडियो नहीं दिख रही है, तो दैट मीन्स उस दिन आपकी क्लास नहीं है. एंड आपको वो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना है. नॉट ओनली योर दिस करेंट चैप्टर्स फोर्थ, लेकिन फर्स्ट 3 चैप्टर भी आपको करना पड़ेगा. बिकॉज आपके हाफ ईयरलीज आर अप्रोचिंग, आपके हाफ ईयरलीज आर अराउंड द कॉर्नर, तो आपको पढ़ना पड़ेगा. यस, नो, मे बी, ओके. देखो, आई एम लाइक, देखो मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करो. क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं एक ही चीज बार बार एवरीडे में रिपीट करूँ, है ना. सो ठीक है, कोई बात नहीं, कर दूंगी, नेवर माइंड. तो आई अज्यूम, कैसे हो तुम सब? पहले मुझे ये बताओ. आई नो मैंने संडे को मैंने डायरेक्ट क्लास लिया, बट क्योंकि मुझे टाइम मिल गया लेने का, तो आई वाज लाइक कि नहीं चलो ले लेते हैं. लाइक बच्चों का मैं जितना मैं ले सकूं, मेरे पास जितना टाइम है आई जस्ट टेक इट, कि बच्चों को ये ना लगे दीदी गायब ही हो गई है, दीदी ने बंद ही कर दी है क्लास, है ना. ऐसा कभी नहीं होगा, ट्रस्ट मी. तो अपन तो क्लास लेंगे, है ना. जिसको देखना है देखे, जो देखना चाहता है देखे, जो नहीं देखना चाहता है अपनी श्रद्धा है, देखो नहीं देखो. बट मेरा जो काम है वो दैट आई एम डूइंग. यस, ओके. विद दिस आई एम अज्यूमिंग आप सब कोई मजे में हो, सब अच्छे हो, है ना. ऑल गुड. यस, ओके. एज फार एज आई रिमेम्बर, लास्ट संडे हमने क्लास ली थी. लास्ट संडे तुम बोलोगे दीदी कल हमने क्या खाया था, हमें वो याद नहीं है, आप लास्ट संडे की बात कर रहे हो, है ना. आई नो. सो जो हमारी क्लास की परंपरा है, प्रतिष्ठा है, अनुशासन है, वो एक बार हम कर लेते हैं. लास्ट संडे एज फार एज आई रिमेम्बर हम लोगों ने आपका परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स डिस्कस करे थे. यस, और मैंने इस पे तुम्हें कहा था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर परसेप्शन का पूरा पोर्शन. इस पे यू विल एक्सपेक्ट, यू कैन एक्सपेक्ट, यू विल गेट वन क्वेश्चन. नो डाउट अबाउट इट, एक क्वेश्चन तुम्हें इस पूरे पार्ट में से तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेगा.
क्या क्वेश्चन होगा, दैट आई टेल यू। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट हमने इसमें पढ़ा था कि फॉर्म परसेप्शन क्या है, जहां पर हम ये देखते हैं, जहां पर हम ये पढ़ रहे हैं बार बार कि जब भी हम किसी चीज को परसीव करते हैं, जब भी हम किसी चीज की मीनिंग निकालते हैं, तो हम उसको उसके पार्ट्स में नहीं देखते। अगर हमारे पास किसी चीज के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारे पास अगर फ्लावर है, फूल है, हिंदी वाला फूल बोला, इंग्लिश वाला फूल नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, फ्लावर है, और अगर फ्लावर की सारी पंखुड़ियां, सारे पत्ते, उसका जो वो स्टेम है, वो सब अलग अलग है, क्या तुम उसको अलग अलग पार्ट्स परसीव करोगे, या तुम उसको जब देखोगे साथ में तो उसको तुम एक फ्लावर कंसिडर करोगे? एक फ्लावर कंसिडर करोगे, यस और नो? यस। क्यों करोगे? क्योंकि हमारा परसेप्शन इसी बेसिस पे चल रहा है, जहां पर कि जिसको हम बोलते हैं फॉर्म परसेप्शन। तुम पार्ट्स को ऑर्गेनाइज करके एक मीनिंगफुल, पूरा एक होलिस्टिक पिक्चर बनाते हो, दैट इज कॉल्ड योर फॉर्म परसेप्शन। और गेस्टोल्ट साइकोलॉजी जो है हमारी, इन्होंने भी कोशिश करी है इस फिनोमिना को पर बहुत खूबसूरत तरीके से समझाने की। यस, तो जितने भी हमारे गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, कोहलर, कोफका एंड वर्डिनियर, कोफ्ता बोला मैंने, कोफ्ता नहीं बोला, बहुत मार खाओगे, ठीक है, अगर किसी ने कोफ्ता बोला है। कोफ्का है, ये सारे जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, ओके। और इसमें जो वर्डिनियर है, ही इज, इनका पूरा नाम है मैक्स वर्डिनियर। ये जो थे मैक्स वर्डिनियर, ही वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ गेस्टोल्ट साइकोलॉजी। मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, यस। अगर रिवाइज किया होगा तो तुम्हें अच्छे से पता होगा, रिवाइज नहीं किया होगा तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, तुम अब पिटोगे, ठीक है, बहुत पिटोगे अब। ओके, गेस्टॉल्ट का मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल फिगर, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट, एक नॉर्मल फॉर्म, आकार होता है ना किसी चीज का, यस। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जब भी हम किसी भी चीज को परसीव करते हैं तो उसको अलग अलग एलिमेंट्स में नहीं करते हैं, उसको एज अ होल, एक पूरे उसमें हम उसको परसीव करते हैं, पार्ट्स में परसीव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो होल है, इट कैरीज अ फॉर्म, इट कैरीज अ, मतलब एक आकार होता है उसका, एक वो वही आकार है जो हमें मीनिंग देता है। लेकिन जब वही चीज को जब हम उसके पार्ट्स में देखेंगे तो हमें उसकी भी मीनिंग होगी, लेकिन वो उतनी पूरी मीनिंग हमें नहीं देगा उस ऑब्जेक्ट के बारे में, जितना एज अ होल ऑब्जेक्ट हमें देगा। अगर मैंने तुम्हें लिया, अगर याद हो, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था, अगर ये पिज्जा है, पिज्जा के को अगर तुम ऐसे देखो, और इसके जैसा ये इतने इतने पार्ट्स होते हैं, तो जब सारे पार्ट्स को तुम साथ में देखते हो तो यू अज्यूम इट एज अ पिज्जा, लेकिन जब तुम इसके पार्ट्स को अलग अलग देखोगे तो वो उसका अलग फॉर्म हो जाएगा। तो बहुत सारे हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, लेकिन गेस्टोल्ट ये बोलता है जब भी हम किसी चीज को परसीव करते हैं तो एज अ होल करते हैं। एक ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो उसके जो सम ऑफ द पार्ट्स उससे अलग होता है। सम ऑफ द पार्ट्स मतलब क्या? जितने उसके पार्ट्स हैं उसका टोटल मिला के उससे अलग होता है, एज कंपेयर टू हमारा होल। ये होल है। और एक होगा अगर मैं ऐसे ऐसे अलग अलग वो बनाऊं, तो ये इसका अलग एक्सपीरियंस होगा, इसका अलग एक्सपीरियंस होगा, और इसका अलग एक्सपीरियंस होगा। गॉट इट? नाउ एक गमला है, एक वास है ना, एक वास है जहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर पॉट होता है ना, हाँ। तो एक मान लो एक खाली फ्लावर पॉट है, और एक फ्लावर पॉट है जिसमें फ्लावर्स डले हुए हैं। क्या दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग है? क्या दोनों के फॉर्म्स अलग हैं? हाँ जी, दोनों के फॉर्म्स अलग हैं। जब तुम फ्लावर पॉट विद अ फ्लावर देखते हो तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, वो एक परसेप्शन हुआ। लेकिन जब तुम एक सिंपल फ्लावर पॉट देखते हो तो क्या वो एक परसेप्शन हुआ, एक अलग कॉन्फ़िगरेशन हुआ? यस। तो गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है, हम जब भी किसी चीज को परसीव करते हैं तो हम उसको थोड़े अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, गुड फिगर में देखने की कोशिश। जब भी हम कुछ परसीव करते हैं तो अच्छे में परसीव करते हैं। इसीलिए हम किसी भी चीज को जब परसीव करते हैं तो उसको एज अ होल परसीव करते हैं, क्योंकि वो एक गुड फिगर आपको शोकेस करता है। यस, यही वो रीजन है कि क्यों हम हर चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करते हैं, और जो गुड फिगर है उसी को हम द परसेप्शन ऑफ प्रेग्नेंस भी बोलते हैं। अब ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट हमने क्या पढ़ा था? फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन क्या? फिगर मतलब ऑब्जेक्ट, एंड ग्राउंड मतलब बैकग्राउंड।
फिगर और ग्राउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको भी हम परसीव करते हैं। यस ना, जब भी तुम कभी एक दीवार देखो, है ना, अब जैसे तुम अगर मेरे पीछे देखो, एक दीवार दिख रही है तुम्हें ब्लू कलर की, उसमें एक विंडो है, तो क्या इसमें से बैकग्राउंड क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बताओ बताओ बताओ। तो जो विंडो है दैट इज एन ऑब्जेक्ट, एंड वो जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, ब्लू कलर का जो वॉल है दैट इज अ बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि जो ये विंडो है ये ब्लू कलर के वॉल को ऐसे उससे उभर के आ रही है, उससे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पा रही है, हाँ कि ना? यस। तो यही हमने पढ़ा था यहाँ पर कि हमने फिगर और ग्राउंड को कुछ चीजों पे कैरेक्टराइज किया था, डिफरेंशिएट किया था। मैंने कहा था इस पे यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन कि फिगर और ग्राउंड में क्या डिफरेंस है, हाँ जी और ना, हाँ या ना? हाँ। और मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बोला था कि साइको कि क्यों कि क्या है साइकोलॉजी, गेस्टोल साइकोलॉजिस्ट का क्या क्या मेन प्रोपोजिशन है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि गेस्टोल साइकोलॉजिस्ट का क्या मेन प्रोपोजिशन है अबाउट द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। दैट क्वेश्चन आल्सो यू कैन एक्सपेक्ट, और उसका आंसर तुम्हें यही ये पूरा मिलेगा, यही है पूरा आंसर उसका। ओके ओके। फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था वो ये था कि फिगर है तो फिगर का एक आकार है, एक डेफिनेट आकार है। यस। और जो बैकग्राउंड है वो रिलेटिवली फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है, हाँ कि ना? क्या तुम्हें मेरे पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है क्या उसका कोई आकार है? नहीं, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन विंडो का आकार है। हाँ। फिगर ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, बैकग्राउंड उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। फिगर का एक प्रॉपर आउटलाइन होता है, बैकग्राउंड का प्रॉपर आउटलाइन नहीं होता है। अगर तुम्हें कैमरा लगे थोड़ा ब्लर लग रहा है तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगर फिगर अगर तुम देखो तो फिगर बैकग्राउंड से हट के लगती है, हट के आती है, लेकिन बैकग्राउंड जो है हमेशा फिगर के पीछे ही रहेगा। यस। और फिगर बैकग्राउंड काफी बड़ा होता है, फिगर थोड़ा मतलब उसे कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो फिगर अपीयर्स मोर क्लियर, लिमिटेड एंड रिलेटिवली नियर। लेकिन बैकग्राउंड जो होता है वो अनलिमिटेड, अनक्लियर और काफी हमसे दूर लगता है। यस। अगर तुम देखो तो तुम्हें विंडो थोड़ा पास लगेगा और बैकग्राउंड काफी पीछे लगेगा, हाँ कि ना? yes, इसी वजह से। ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, हमारे कुछ ऐसे और भी प्रिंसिपल्स है, ये अब हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जिसके बेसिस पे हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहला था प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में हमने क्या पढ़ा था? जब भी ऑब्जेक्ट्स अपने बहुत पास होते हैं देन हम उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं। यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तुम्हारे दोस्त और ये सब जब साथ में रहते हैं तो हम उनको बोल देते हैं कि ये एक ग्रुप है, हाँ कि ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यू ऑल आर, आप लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब साथ में रहते हो, तो हम तुम्हें बोल देते तुम एक ग्रुप हो। जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं एक ही टाइम या स्पेस में, तब हम उसको बोलते हैं कि वो एक ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। फिर हमारी आ जाती है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब जो भी चीजें एक दूसरे के सिमिलर लगती है हम उसको साथ में ग्रुप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी ड्रेसेस होती हैं, है ना, जितने आपके आउटफिट्स होते हैं, जैसे टी शर्ट है तो टी शर्ट सारे जितने भी अलग अलग कलर्स के हैं बट टी शर्ट ही है ना, तो तुम उसको एक ग्रुप में डाल देते हो। जब तुम अपने कबर्ड ऑर्गेनाइज करते हो वो अलग बात है, तुम ऑर्गेनाइज नहीं करते, वो तुम्हारी मम्मी ऑर्गेनाइज करती है ना? और तुम जब खराब करते हो तो तुम्हारी मम्मी से तुम पिटाई भी करते हो, हर घर में यही होता है। तो जब भी तुम अपनी टी शर्ट को ऑर्गेनाइज करती हो, जब भी आंटी या आपकी मम्मी जब भी टी शर्ट ऑर्गेनाइज करती है कैसे करती है? जितने टी शर्ट होते हैं उसको साथ में ग्रुप कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उस सारे टी शर्ट सिमिलर है, कलर अलग हो सकता है लेकिन दे आर सिमिलर ऑन व्हाट बेसिस? दे आर टी शर्ट। वैसे ही जितने भी ट्राउजर्स होते हैं, आपके जो लोअर्स होते हैं उसको एक साथ वो ग्रुप कर देती है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? सिमिलैरिटी। इनकी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, तो जो चीजें एक दूसरे से सिमिलर है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर है, तो उसको साथ में हम परसीव करते हैं। यस। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? जो चीजें एक सीरीज में चल रही होती है हम उसको बोलते हैं कि दैट इज साथ में, वो हो साथ में है वो सब, अगर वो एक ही कंटिन्यूअस पैटर्न में चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो तुमने देखा है
नदी में जब वो जो बत्तख होते हैं उसके बच्चे जो चलते हैं, तो देखो तुम एक सीरीज में चलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये बत्तख का परिवार जा रहा है। तुम एक बत्तख को सिर्फ परसीव नहीं करते हो, एक बत्तख का जो बच्चा होता है, डकलिंग जो होता है, तुम उसको अलग से परसीव नहीं करते हो। जब वो एक साथ में सब जा रहे होते तो तुम उसको क्या परसीव करते हो, कि दे आर द ग्रुप। यस, दे आर दे आर इन अ सीरीज, वो एक कंटिन्यूअस सीरीज में। हाँ कि ना? यस। या कंटिन्यूटी में तुम ये भी बोल सकते हो, जैसे ट्रेन देखते हो ना, ट्रेन। अब ये मत बोला तुमने कब, तो तुम अभी ट्रेन पे नहीं चढ़े, प्लीज। ठीक है, चलो ठीक है, ट्रेन पे नहीं भी चढ़े बट ट्रेन देखी तो है ना। अब ट्रेन का क्या है, इंजन होता है और इंजन के पीछे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। यस। अब तुम किसी कंपार्टमेंट को एक अलग से देखते हो या तुम ऐसे देखते हो वो पूरे ट्रेन की एक सीरीज है, पूरे ट्रेन की सीरीज है। यस। क्यों? क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस पैटर्न में है, सब एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। फिर वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। जो चीजें छोटी होती है दैट इज अ फिगर, और जो चीज बड़ी होती है दैट इज अ बैकग्राउंड। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, स्मॉलनेस, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब जो चीजों जो फिगर होता है उसमें जैसे एक बैकग्राउंड है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक जिनका कुछ आउटलाइन होता है, सिमेट्रिकल एरियाज होते हैं, दैट इज कॉल्ड। जैसे यहाँ पे इसके पीछे का बैकग्राउंड इज वाइट, लेकिन इसमें ये ब्लैक कलर का ये बन गया, तो दैट इज दिस इज अ सिमेट्रिकल फिगर। और पीछे का जो ये वाइट है दैट इज अ बैकग्राउंड। वैसे ही सराउंडेडनेस, ब्लैक बैकग्राउंड है, सॉरी व्हाइट बैकग्राउंड है और उसके पीछे ब्लैक का कुछ कुछ ऐसे ऐसे एरियाज बने हैं। या तो तुम ये देख सकते हो कि ब्लैक कलर का कुछ लिखा है ना, ब्लैक कलर की 5 अलग अलग फिगर्स हैं, या तो तुम ये कह सकते हो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट से कुछ लिखा हुआ है। तो दिस इज द फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन पे ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। एंड देन द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, इसमें हमने क्या पढ़ा था, जब भी कोई हमारे पास इनकम्प्लीट फिगर होती है, फॉर एग्जाम्पल जब देखो तुम्हारा कप टूट जाता है, कब टूट जाता है ना, या जैसे मम्मी की चूड़ी है, मम्मी की चूड़ी देखो बीच से टूट जाती है या कुछ पार्ट्स निकल जाते हैं, पार्ट्स टूट जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। हाँ कि ना, देखा है कि नहीं? तो क्या होता है, तुम उस चूड़ी को बस ऐसे इनकम्प्लीट देखते हो या तुम उसको कंप्लीट कर लेते हो, मेंटली मेंटली कंप्लीट कर लेते हो, है ना। अगर ऐसे ये चूड़ी है, ये चूड़ी है, अब लेकिन इस चूड़ी का क्या है, बस इतना ही हिस्सा, ये वाला हिस्सा इज मिसिंग, तो तुम क्या इसको ऐसे ही परसीव करते हो या तुम इसको इसमें परसीव करते हो, इसमें परसीव करते हो इवन दो इसका पार्ट मिसिंग है। तो क्लोजर इज बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फिल कर देते हैं, जो भी उसके गैप्स हैं उसको फिल करके और फिर एज अ होल परसीव करते हैं देन देयर सेपरेट पार्ट्स। तो इसको मैंने याद करने का तरीका बताया था। जो एक इसके 7 प्रिंसिपल है, टोटल वी हैव 7 प्रिंसिपल, और इसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, मैंने तुम्हें कहा था कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इस पे भी यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। अब इसको मैंने याद करने का तरीका क्या बताया, जो ये वाला एरिया है पी, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी एंड क्लोजर, इसको मैंने याद करने का तरीका बताया था पी एस सी स्क्वायर, पी एस सी स्क्वायर। प्ले स्टेशन, ये मैंने मतलब अभी मैंने वैसे बना दिया, पी एस सी स्क्वायर मतलब प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी एंड क्लोजर। और इसको याद करने का हमने क्या तरीका बताया था, एस क्यू, स्मॉलनेस, सिमिट्री, सराउंडेडनेस, याद रहेगा? हाँ कि ना? यस। तो ये हमने पढ़ा था आपका लास्ट संडे। आज हम कौन से, आज जो संडे है आज हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, लेट्स डिस्कस दैट। आज जो संडे है आज अपन पढ़ेंगे परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इस चैप्टर का। तो लेट्स डिस्कस। यस, तो सब पानी का ब्रेक ले लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट विद दिस। पानी पी लो आप भी, मैं पानी पी लेती हूँ।
पी लो अभी पी लो थोड़ा सा, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ, मजे में हो? यस, ओके, लेट्स स्टार्ट। चलें शुरू करें। ओके, देखो आज हम परसेप्शन ऑफ स्पेस एंड डेप्थ पूरा खत्म कर देंगे। तो इफ यू देखो ये 2 पेज का पूरा है, इसको हम आज पूरा खत्म करेंगे। और मैं पहले ही बता दूं, अगर क्लास थोड़ी लंबी चल गई तो उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है? देखो, अब है परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। क्या हुआ इसका मतलब? एक, जब भी हम किसी चीज को परसीव करते हो, तुम बोलते हो ना, जब भी तुम चलना शुरू करते हो, ठीक है, जब भी तुम चलना शुरू करते हो और तुम देखते हो कि रोड ऐसी है, इस तरीके का तुम्हारे जो तुम्हें दिखता है ना रोड, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इसको देख के क्या समझ में आता है जब ये तुम इमेज देखते हो कि कितनी दूर है मंजिल, है ना? मान लो तुम मार्केट गए, मान लो तुम्हें कहीं जाना है, वॉक करके तुम जा रहे हो, ठीक है? तो तुम एक गार्डन में हो और तुम वहां पे, तुम्हें पता चलता है कि उस गार्डन में ना एक म्यूजियम भी है, लेकिन तुम्हें तुम्हें वो म्यूजियम नहीं पता कि वो कहाँ है। तो तुम वहां पे आजू बाजू जो वो होते हैं ना आइसक्रीम वाले भैया और वो सब, तो तुम उनसे पूछते हो कि भैया ये यहाँ से ये म्यूजियम कितनी दूर है? तो वो बोलते हैं कि ना यहाँ से वो इस तरफ से लेफ्ट और राइट जाओगे ना तो एक लंबा सा चलोगे तो एक एंड पॉइंट पे आपको एक म्यूजियम दिख जाए। वही ऐसा बोलेगा, तुम इनकी बात मान लोगे, तुम बोलोगे कि भैया कितना समय लगेगा जाने में, तो वो बोलेंगे ज्यादा नहीं, 5 मिनट लगेगा, 5 से 10 मिनट। अब तुमने चलना शुरू, तुमको अब मंजिल समझ, तुम अब चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, चलते ही जा रहे हो, है ना, चलते चलते हाँ चल ही रहे हो बस। अब चलते चलते क्या होगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कितना दूर है ना? तुम अपनी मंजिल ही भूल जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि मैं चलना, मुझे कितना चलना और है। तो तुम यहाँ पे अब क्या करोगे, तुम्हारा यहाँ पर डेप्थ डिस्टेंस परसेप्शन काम आएगा। तुम्हारा रोड इसी तरीके का, और जैसे जैसे तुम चलोगे तुम्हें बिल्कुल एंड पॉइंट पे कुछ ना ऐसे, कुछ ऐसे ट्रायंगुलर जैसा कुछ लगेगा। तुम्हें लगेगा ओ बस आने ही वाला है, आने ही वाला है, म्यूजियम लगता है आने वाला है। तुम चल रहे हो 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 और अंत में जाके तुम्हें म्यूजियम दिख जाएगा। लेकिन उस बीच में तुमने कितनी सारी चीजें देखी, तुमने ये वाला इमेज देखा, दोनों तरफ पेड़ है जो ऐसे करके कन्वर्ज कर रहा है, यस, वो उसी सीरीज में चल रहा है। लेकिन तुम्हें इसमें क्या लगता है कि तुम्हारी डिस्टेंस बहुत दूर है, क्योंकि ये जब ऐसे लंबे उसमें जा रहा है, ऐसे जब इसमें जा रहा है, तो इसमें यू विल एक्सपीरियंस कि ये चीज काफी ज्यादा दूर है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे चलते जाता है, दूर की चीजें जब हमें छोटी दिखती है, तो इसका मतलब वो डेप्थ परसेप्शन का वो एक फिनोमिना है। उसी के वही यही चीजें आज हम पढ़ने वाले। कैसे तुम्हें पता चलता है कि ये चीज इतनी दूर है? कैसे तुम्हें पता होता है कि ये बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा है? ये सब तुम्हारा डेप्थ, डिस्टेंस, स्पेस परसेप्शन होता है। इन सब के पीछे तुम्हारे इन परसेप्शन का रोल होता है, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे तुम एक्सपीरियंस करते हो, आज उसी एक्सपीरियंस को हम एक नाम देंगे। जब भी तुम किसी विजुअल फील्ड या किसी भी विजुअल सरफेस को देखते हो, जिन चीजों में जहां पे तुम इन चीजों को एग्जिस्ट कर, वो एग्जिस्ट कर रही हैं चीजें, जैसे जो फील्ड है ना, जैसे ये एक विजुअल है, यहाँ पर पेड़ है, सड़क है, ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। जो चल रही है या जो रखी हुई है उसको हम स्पेस बोलते हैं। स्पेस क्या होता है? स्पेस एक नॉर्मल फील्ड होता है या एक सरफेस होता है जहाँ पे चीजें रखी जाती है, जहाँ पे चीजें मूव कर रही होती है, जहाँ पे चीजों एग्जिस्ट करती है, दैट इज ओनली कॉल्ड स्पेस। यस और नो? ना, जिस स्पेस में हम रहते हैं तो वो किस तरीके का स्पेस होता है, 2D या 3D? 3D। 3D मतलब 3D, 3 डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये 3 डायमेंशंस होते हैं। यस, तो जिस स्पेस में हम रहते हैं दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन 3 डायमेंशन, 3D होता है, 3D स्पेस में हम रहते हैं। नाउ, जिस स्पेस में हम रहते हैं वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उसको सिर्फ उसके साइज, उसके शेप, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके डायरेक्शन में हम उसको डिफाइन नहीं करते। उसके जो ये स्पेशल एट्रीब्यूट्स है, स्पेशल मतलब जो स्पेस के एट्रीब्यूट है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है या कितना छोटा, दैट इज साइज, उसका शेप क्या है और उसका डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है, तो हम बस उसको इसी चीज में परसीव नहीं करते।
लेकिन हम उसको ये भी देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, हम ये भी उस चीज में देखते हैं। तो जब हमारे रेटिना कहाँ होता है, आई से, यस। तो जब हमारे रेटिना पे इमेजेस प्रोजेक्ट होती तो वो किस फॉर्म में होती है, 2D में होती है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारे उसमें 2D पे रिफ्लेक्ट हो रही है, 2D में फॉल करी हमारे रेटिना पे, लेकिन हम उसको 3D में परसीव करते हैं। जादू, समझ में आया। ये जो इमेज है ये 2D है। जब तुम इस इमेज में जाओगे, जब तुम ये इमेज अपना खुद लाइव एक्सपीरियंस करोगे, देन यू कैन एक्सपेक्ट इट इन 3D। क्यों, इमेज तो तुम्हारी 2D है जो तुम्हारी रेटिना पे बन रही है, लेकिन तुम उसको 3D में परसीव कर रहे हो। अभी तुमने जो इमेज देखी ये 2D में देख रहे हो, लेकिन तुम जब इसको परसीव कर रहे हो तो 3D में कर रहे हो। क्यों 3D मतलब क्या, क्योंकि तुम इस इमेज को तुम समझ पा रहे हो कि कितनी हाइट है, कितना डिस्टेंस है, कितना स्पेस होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा, ये सब तुम एक्सपीरियंस कर पा रहे हो सिर्फ ये 2D के इमेज से। क्यों 2D की इमेज को तुम 3D में कैसे परसीव कर पा रहे हो, बोलो, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। सारा दिमाग मोबाइल में नहीं लगाना होता। बताओ 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 बताओ। वो इस वजह से क्योंकि हम जो 2D की जो इमेज है, जो 2D का जो हमारा रेटिनल विजन है, उसको हम 3D परसेप्शन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब भी हम अपनी दुनिया को, जब भी हम अपने जो चीजें अपनी आसपास, उनको जब हम 3D डायमेंशन में परसीव करते हैं, उसी को हम डिस्टेंस या डेप्थ परसेप्शन बोलते हैं। डेप्थ परसेप्शन या डिस्टेंस परसेप्शन और स्पेस परसेप्शन इज ऑल अबाउट जब आप अपनी चीजों को, अपने आजू बाजू की चीजों को, अपनी दुनिया को 3D इमेज में परसीव करते हो, इवन दो वो 2D में तुम्हारी रेटिना पे फॉल कर रही है, लेकिन 2D की जो चीजें हैं वो आपके आपके 3D में ट्रांसफर हो जाती है, और वहां पर आप उसको 3D फॉर्म में परसीव करते हो। तो जब भी आप किसी भी चीज को 3D वे में परसीव कर रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन। सिंपल। 3D मतलब कि तुम उस इमेज को एक्टिवली वो कर पा रहे हो, परसीव कर पा रहे हो। 3D का मतलब होता है कि अगर मेरे हाथ में ये मोबाइल है, तो इस मोबाइल को मैं देख पा रही हूँ कि इसका हाइट कितना है, ये कितना बड़ा है, इसका शेप क्या है, ये कितनी दूर है मेरे से, ये सब चीजें मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। लेकिन 2D में तुम ये नहीं कर पाओगे। 3D आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप किसी भी चीज को इन सब एस्पेक्ट में परसीव कर पाओ। तो इसी वजह से तुमने जब ये इमेज भी देखी, तो भी तुम बता सकते हो कि ये कितनी दूर है, दिखा रहा है, इसमें एक दूरी दिखाई दे रही है, हाँ कि ना। तो क्यों, क्योंकि तुमने इसको 3D में परसीव किया। दैट इज तुम्हारे अंदर वो स्पेस और डेप्थ परसेप्शन है, हाँ कि ना। यस। अब डेप्थ परसेप्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जब भी तुम कार ड्राइव कर रहे हो, आई होप तुम नहीं कर रहे हो अभी, लेकिन जैसे तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं या तुम्हारे सिबलिंग्स कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो तुम्हें जब तुम कार ड्राइव करते हो और तुम्हारा जो जो साइड मिरर होता है, उसमें जब तुम देखते हो कि एक कार आ रही है, जब वो कार उस पर आ रही होती है, तो तुम्हें पता चल जाता है ना कि कितनी दूरी से वो कार आ रही है, हाँ कि ना। या जब तुम कार आगे से, जब कार ड्राइव कर रहे हो, तो जो सामने का जो वो होता है, विजुअल जो होता है, तुम उसमें से भी देख सकते हो, जो विंडो होती है आपकी ड्राइविंग सीट पे, उससे भी आप देख सकते हो कि कितनी दूर आपको और जाना है। तो ये सब तुम कैसे कर पा रहे हो कि आपके अंदर वो डेप्थ परसेप्शन है, आप उस चीज को परसीव, आप अपने डिस्टेंस को परसीव कर पा रहे हो कि और कितनी दूर आपको जाना है। जब भी आप ड्राइव करते हो, तो हम डेप्थ को यूज करते हैं, डेप्थ परसेप्शन यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सी कि हमारी कितनी दूरी से एक कोई कार, बाइक या ट्रक, कुछ भी हमारे एक डिस्टेंस से हमारी तरफ आ रहा है। या जब भी हम किसी एक इंसान को, जैसे तुम्हारा दोस्त रास्ते पे चल रहा है और तुम भी चल रहे हो, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारा दोस्त है, बहुत आगे है, बट तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारा दोस्त है,
तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी जोर से उसका नाम बुलाना है कि वो तुम्हें पलट के जवाब दे, है ना, वो पलट वाला मूवमेंट तुम्हारे साथ हो, ना, पलट 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 वाला मूवमेंट। तो कितनी दूरी से तुम कितने जोर से तुम उसको बुलाओगे, दैट इज योर डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन। तो ये सारी चीजें तुम्हें कैसे पता कि कितनी जोर से तुम्हें बुलाना है कि तुम्हारे दोस्त तक आवाज आए, वो तुम्हें पलट के जवाब दे, तुम्हारी तरफ पलटे, या तुम कितना तुम्हें पता है कि कितनी दूर से तुम्हारी तरफ एक गाड़ी आ रही है, या जब भी मान लो तुम रोड पे चल रहे हो और अचानक से एक गाड़ी आ रही है, तुम्हें कैसे पता कि वो गाड़ी बहुत दूर है अभी या बहुत पास है मेरे। तो ये सब चीजों को समझने के लिए वी हैव दिस डेप्थ परसेप्शन, हाँ कि ना? यस। नाउ जब भी हम डेप्थ को परसीव कर रहे हैं, जब भी हम गहराई, दूरी को हम जब परसीव कर रहे होते हैं, तो हमारे दो मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको हम क्यूज बोलते हैं। क्लूज सुना है? क्लू, क्लू, है ना? हाँ। तो क्यूज होते हैं यहाँ, है ना, कुछ दो तरीके के क्यूज होते हैं। एक क्यू होता है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर देखा, दूरबीन। दूरबीन कैसे देखते हो, दोनों आंखों का इस्तेमाल होता है ना उसमें। हाँ। तो इस वाले क्यू के लिए भी हमें जब भी किसी चीज को परसीव करना होता है, तो हम इसमें दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हैं। तुम बोलोगे दीदी दोनों को ही आंखों का तो इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को परसीव करने में? नहीं, दो तरीके के क्यूज होते हैं, एक होता है मोनोक्यूलर क्यू, एक होता है बाइनोक्यूलर क्यू। मोनोक्यूलर क्या होता है? मोनो मतलब अकेला, सिंगल मतलब कि तुम, मतलब मैं भी, हाँ, अपन दोनों दोनों सिंगल ही है ना। तो मोनोक्यूलर क्यू, तो मोनो, एक ही आई का इस्तेमाल होगा। ये कौन ज्यादा यूज करता है मोनोक्यूलर क्यू? जितने भी आर्टिस्ट हैं, चित्रकार जो है, वो मोनोक्यूलर क्यू का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो ड्राइंग बनाते हैं, जब भी वो कुछ स्केच बनाते हैं, तो उनको अपने ड्राइंग में दिखाना होता है कि ये चीज इस चीज से कितनी दूरी पर है। समुद्र आकाश से कितनी दूरी पर है, समुद्र के पास जो वो है, बीच है, वो कितनी दूरी पर है, पेड़ पहाड़ से कितनी दूरी पर है। तो इन सब चीजों को दिखाने के लिए, एक आर्टिस्टिक इफेक्ट देने के लिए मोनोक्यूलर क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। ये है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर मैं बात करूं बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर मतलब क्या? दूरबीन। दूरबीन को हम किससे देखते हैं? दोनों आंखों से। तो बाइनोक्यूलर का मतलब हुआ दो, जहां पे आप अपनी दोनों आंखों का इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी चीज को परसीव करने के लिए, हाँ कि ना? कैसे यूज करेंगे वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर के बीच का डिफरेंस समझ में आया, हाँ कि ना? ओके। मोनोक्यूलर से समझ लो कि तुम, मोनो मतलब अकेला, सिंगल, यानी कि तुम, हाँ मैं, ओके। एक होता है बाइनोक्यूलर क्यू, क्योंकि इसमें दोनों आंखों का इस्तेमाल होता है, और एक होता है मोनोक्यूलर क्यू, जहां पे आप जब डेप्थ को परसीव कर रहे हो कि ये कितनी दूरी पर मेरे से है, वहां पे आप उस चीज को करने के लिए बस एक आंख का इस्तेमाल कर रहे हो। जितने भी क्यूज हम यूज कर रहे हैं, चाहे मोनोक्यूलर में करें चाहे हम बाइनोक्यूलर में करें, जितने में भी हम करें, उन सब में एक चीज कॉमन है, हम 2D इमेज को 3D इमेज में कन्वर्ट करके समझ रहे हैं। दिस इज द मोस्ट simple and the most one of the important characteristic and one of the important principle जो आपको एक गांठ बांध लेनी है। 2D इमेज को 3D इमेज में कन्वर्ट करना डेप्थ परसेप्शन का उसूल है। उसी के बेसिस पे ही आप किसी भी चीज को 3D में एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, परसीव कर पा रहे हो। तो 2D इमेज को अपन 3D डायमेंशन में समझते हैं। ठीक है जी। बिना किसी विलंब के अब हम मोनोक्यूलर क्यूज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास मोनोक्यूलर में मैं अगर तुम्हें बता दूं, तो मोनोक्यूलर में वी हैव 8 क्यूज, 8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज। यस। सबसे पहला है हमारे पास रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज क्या होता है? सिंपल सा फिनोमेना। रिलेटिव साइज क्या होता है? जो चीज आपके सामने रखी हुई है वो चीज आपको पास में लगेगी, और जो चीज आपसे दूर रहेगी वो आपको छोटी लगेगी। तो रिलेटिव साइज, जो चीज आपके पास है वो आपको वो आपको बड़ी लगेगी।
और जो चीज आपसे दूर है उसका साइज आपको छोटा लगेगा, हाँ कि ना? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव साइज। सिंपल एस्पेक्ट, रिलेटिव साइज। तो जो भी चीज हमसे दूर है वो छोटी है, और जो चीज हमारे पास है वो बड़ी। रिलेटिव साइज समझ में आया? तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल है वो बड़ा है, तुमसे काफी दूर एक क्लॉक है वो छोटा है। तुम अभी जा रहे हो एक बस में, तुम्हारे जब तुम एक बस में या कार में या ट्रेन में कहीं भी तुम जा रहे हो, तो तुम्हारे पास में, या मान लो तुम एक कार कहीं भी जा रहे हो, तो तुम्हारे पास में जो ऐसे रोड है, जो तुम्हारा ये जो होता है ना डिवाइडर, वो तुम्हारे पास में, वो तुम्हारे पास का चीज है, तुम देख सकते हो, तो तुम्हें क्या लगेगी? बड़ी। जब भी तुम दूर में, जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है या बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज हैं, माउंटेन्स है, तुम वो तुम्हें क्या लगेंगे? वो छोटे। क्यों? रिलेटिव सेंस। सिंपल, अब समझ में आया? अच्छा, तो क्या है रिलेटिव साइज? तो इट इज बेसिकली जो आपकी रेटिना पे जो इमेज बनती है उसका साइज, द साइज ऑफ द रेटिनल इमेज, वो चीज आपको हेल्प करती है इन ऑर्डर टू डिटरमिन कौन सी चीज पास है, कौन सी चीज दूर है। यस, टू जज द डिस्टेंस बेस्ड ऑन योर ऑन आवर पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस विद द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, है ना? डिस्टेंस इसमें हम देखते हैं, और ये डिस्टेंस आप किस चीज के बेसिस से परसीव करते हो कि ये चीज पास है और दूर है? आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, और इन सब चीजों के बेसिस पे आप इसको परसीव करते हो। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे दूर है तो वो, उसकी रेटिनल इमेज छोटी बनेगी। तो वही कहने का मतलब, जब भी कोई चीज आपसे दूर ही जा रही है देन इट बिकम स्मॉल, है ना? उसकी रेटिनल साइज छोटी होगी, और जब वो बहुत पास होगी तो उसकी रेटिनल इमेज बड़ी होगी। सिंपल। अगर वो बड़ी है तो इसका मतलब वो पास है, और अगर वो बहुत छोटी है तो इसका मतलब वो दूर है। अब रेटिनल इमेज समझ में आया? रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो हमारे डिस्टेंस को एक वो हमारे डिस्टेंस का एक परसेप्शन क्रिएट करती है हमारे माइंड में, कि हम ये कितना बड़ा है और कितना छोटा है, कोई चीज हमसे कितना हमारे पास है और कितना हमसे दूर है। रेटिनल इमेज समझ में आया? साइज समझ में आया? अब हमारे पास है इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। इंटरपोजिशन या ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग तो तुम्हें समझ में आता है ना, एक के ऊपर जब एक और चीज आ जाती है ओवरलैप कर जाती है ना? एक चीज के ऊपर जब दूसरी चीज भी आ जाती है तो जो पहली वाली चीज है उसका पावर खत्म हो जाता है। ओवरलैपिंग यही होता है, या वो ढक जाती है पहली वाली चीज, हाँ कि ना? इसमें भी वही होता है। अगर मान लो ये एक बॉल है और इसके ऊपर एक और बॉल मैं साथ में रख दूं, तो ये जो पीछे वाली बॉल है, क्या तुम्हें ये छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी? बताओ। ये एक बॉल है और ये दूसरी बॉल है, ठीक है? दो कलर की बॉल मैंने रख दी तुम्हारे साथ। अब तुम मुझे ये बताओ, इन दोनों बॉल में से कौन सी बॉल तुम्हें पास लगेगी और कौन सी बॉल तुम्हें दूर लगेगी? तुम्हें कौन सी बॉल पास लगेगी? रेड वाली। और दूर कौन सी लगेगी? ब्लू वाली। क्यों? क्योंकि रेड बॉल ने ब्लू बॉल को ओवरलैप कर दिया है, और ओवरलैप करने की वजह से ब्लू बॉल पीछे हो गई है, तो वो तुम्हें दूर लग रही है। लेकिन ये जो रेड बॉल है वो तुम्हारे पास है, सामने है, इसलिए तुम्हें वो पास लग रही है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे एक पहाड़ और पेड़। पहाड़ के को पेड़ ने ओवरलैप कर रखा है। क्या मैंने कहा? पहाड़ को पेड़ ने ओवरलैप कर रखा है। तो पेड़ तुम्हें पहले दिख रहा है, तो तुम्हें पेड़ क्या लगेगा? कि वो पास है। और पहाड़ तुम्हें क्या लगेगा? कि वो बहुत दूर है। दैट इज कॉल्ड इंटरपोजिशन एंड ओवरलैपिंग। ये हो क्या होता है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट का जो कुछ ऑब्जेक्ट है उसका जो कुछ पोर्शन है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कवर हो जाता है। तो जो ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट, दैट इज ये वाला ऑब्जेक्ट, वो हमें दूर लगता है, और जो ऑब्जेक्ट जिसने उसको कवर किया है वो हमें पास लगता है। मैंने कहा ना, पेड़, माउंटेन और पेड़। माउंटेन एक ऑब्जेक्ट है, ट्री एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब ट्री ने माउंटेन को ओवरलैप किया तो ट्री हमें पास लगेगा, पेड़ हमें पास में लगेगा, लेकिन पहाड़ हमें दूर लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये सारी जो चीजें हैं ये आप किसी भी आर्टिस्टिक चीज, पिक्चर्स में या उसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो।
ठीक है ना। अब आ जाता है, एक आता है हमारा लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जहाँ पे जो दूर की चीजें हैं, काफी दूर की चीजें हैं, इट अपीयर्स टू बी क्लोजर टुगेदर देन द नियरर ऑब्जेक्ट। ये वाला अगर तुम ऑब्जेक्ट देखो तो तुम इसमें अगर एक्सपीरियंस करो तो ये इसमें आप इंटरपोजिशन तो देख ही सकते हो। जैसे कि अगर ये पेड़ है, पेड़ और आसमान देख रहे हो, तो इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है और इससे ये लगेगा कि कितना दूर है। यहाँ पे अगर तुम लीनियर पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करो तो इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, जब भी चीजें इसमें क्या दूरी दिखाई देती है। दूरी तुम्हें कैसे समझ में आ रही है, एक ये, एक ये, ऐसे करके कन्वर्ज कर रहा है और वो एक पैरेलल लाइन में जा रहा है। तो इससे तुम्हें एक दूरी का अंदाजा हो जाता है। Distant objects appear to be closer together than the nearer object. For example, parallel lines, railway tracks appear to converge with the increasing distance with a vanishing point at the horizon. The more the line converges, the farther away they appear. अभी यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये ना कन्वर्ज कर रही है, पर लग रही है कि नहीं लग रही है, ऐसे ये पैरेलल चल रही है। लेकिन जैसे तुम दूर में देखोगे तुम्हें लगेगा कि कहीं पर एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहाँ पे ऐसे जाके मिल जाएगी, लेकिन क्या वो कभी मिलेगी, नहीं। इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, अभी तुम्हें बहुत लंबा चलना है। तो जब जितना तुम्हें लगे कि ये ऑब्जेक्ट अब कन्वर्ज होने वाला, अब पॉइंट इनके मिलने वाले हैं, उतना दूर वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर ये पेड़ हो गया, या जब भी तुम ट्रेन वगैरह में जाते हो तो ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं ना, पटरी, तो पटरी देखते हो, अगर तुम देखते हो तो ऐसा लगता है कि ऐसे चल रहे हैं और ऐसे ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगे। कन्वर्ज कब होते हैं, जब वो बहुत लंबा डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसका मतलब इसमें तुम्हारा जब जितना लंबा तुमने डिस्टेंस कवर किया होता है उतने ही टाइम पर तुम्हारा ये कन्वर्ज भी तुम देख पाओगे। कन्वर्ज ऐसा नहीं होता कि 5 मिनट चढ़े और उसके बाद कन्वर्जन दिखने का। कन्वर्ज देखने के लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि वो पहली बात तो कभी कन्वर्ज नहीं होते। ये तुम्हारा परसेप्शन है जो तुम्हें लगता है कि वो दोनों रेलवे ट्रैक्स ऐसे कन्वर्ज हो रहे हैं, है ना, मिल रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीनियर पर्सपेक्टिव। क्या क्या अभी हमने पढ़ा, रिलेटिव साइज, ओवरलैपिंग, लीनियर पर्सपेक्टिव। यस, चौथा है एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव क्या होता है, जैसे आकाश है, हवा है, हवा में कुछ ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं मॉइस्चर के या डस्ट के, जिसकी वजह से दूर की चीजें हमें काफी ज्यादा ब्लडी दिखती है ना, बहुत ज्यादा हमें हेजी लगती है, ब्लडी दिखती है ना। इसी को अपन बोलते हैं एरियल पर्सपेक्टिव। तो जब भी हमारे दूर के जो पहाड़ है, जितने भी दूर दूर के पहाड़ है, जब भी तुम जैसे कार से जा रहे हो, जैसे तुम नैनीताल जा रहे हो या तुम शिमला जा रहे हो, जब भी तुम कार पे रहते हो तो तुम क्या देखते हो कि बहुत सारे तुम्हें पहाड़ दिखते हैं ना। तो वो पहाड़ तुम्हें कैसे लगता है कि वो बहुत दूर है, जब उन पहाड़ के ऊपर, जब वो पहाड़ तुम्हें ब्लू नजर आते हैं ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इन द एटमॉस्फेयर। और वही सेम माउंटेन तुम्हें पास कब लगते हैं कि वो बहुत पास है तुम्हारे, जब वो तुम्हें एटमॉस्फेयर साफ लगता है। एटमॉस्फेयर वैसा ही है, कहने का मतलब है यहाँ पर कोई भी चीज तुम्हें दूर कब लगती है, एरियल पर्सपेक्टिव में तुम्हें पहाड़ दूर कब लगेंगे, जब वो लोग काफी दूर होंगे, छोटे होंगे और उसके ऊपर हल्की ब्लू कलर आएगी। ब्लू कलर का मतलब तुम्हें क्या लगेगा कि वो बिल्कुल आकाश से बिल्कुल वो मिल चुके हैं, तो उनके ऊपर हल्की ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाएगी। लेकिन वही सेम चीज वो जब तुम उस पहाड़ के पास पहुंच गया, वो तुम्हें ब्लू कलर का दिखेगा, नहीं, वो तुम्हें उसी के ओरिजिनल कलर में ही दिखेगा। तो यही कहने का मतलब है एरियल पर्सपेक्टिव। हवा में जितने भी डस्ट या मॉइस्चर है उसके प्रभाव से तुम्हें माउंटेन्स दूर के ब्लू कलर में दिखते हैं और पास के क्लियरर दिखते हैं। गॉट इट? ओके, द नेक्स्ट वन, लाइट एंड शेड। लाइट एंड शेड क्या होता है, जब भी किसी रोशनी में कुछ पार्ट्स होते हैं तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स क्या होते हैं वो उनके कलर नहीं होता, वो डार्क होते हैं, है ना। कभी भी तुम कोई ड्राइंग देखते हो और किसी भी चीज, कोई भी कलर, जो भी ऑब्जेक्ट है मान लो,
उसके ऊपर जब कुछ लाइट ऐसे डाली जाती है, लाइट डाली जाती है मतलब ऐसा कुछ बनाया जाता है उस ऑब्जेक्ट को, जब उस जो ऐसी ड्राइंग बनाते हैं हम, तो उसमें क्या दिखता है कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लाइट डालते हैं तो हमें क्या लगता है वो बहुत पास है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट जिसको हम थोड़ा डार्क सा बना दें, उसके कलर को बिल्कुल थोड़ा फेड कर दें, तो हमें ऑब्जेक्ट हमें कितना दूर लगता है, हाँ कि ना। तो यही होता है लाइट ऑब्जेक्ट, किसी भी रोशनी में कोई भी ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो जाता है, और वेराज कुछ ऑब्जेक्ट डार्क हो जाता है। जैसे कि तुम जब भी कोई चीज ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसकी शेडो को बनाते हो, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट शो हो रही है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो कुछ कुछ पार्ट है पीछे का, वो डार्क होता है। यस। तो ये जो हाइलाइट्स हैं या जो शैडो है, शैडो से क्या पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट काफी दूर है ना। तुम इंसान यहाँ है और उसका शैडो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो क्या मतलब है, शैडो पीछे है और इंसान आगे है। तो ये जो आगे पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेप्थ है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इस क्यू से पता चल जाता है। ठीक है। उसके बाद है रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट का मतलब क्या है, मैंने भी बुर्ज खलीफा का एग्जांपल दिया था, हाँ कि ना। जब भी तुम बुर्ज खलीफा को दूर से देखोगे, काफी दूर से देखोगे, तो तुम्हें वो क्या लगेगा, छोटा। क्यों, क्योंकि तुमने उसको बहुत दूर से देखा। लेकिन जब तुम उसको पास में आके देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, ये काफी बड़ा है, हाँ कि ना। वैसे तो ये एक तरीके से तुम बोलो तो ये रिलेटिव साइज का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं रिलेटिव हाइट की बात करूं, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमें बड़ा तब लगता है जब हम उसके पास जाते हैं, और वो छोटा कब लगता है, जब हम उससे दूर जाते हैं। जब भी when we expect two objects to be of the same size and they are not, the larger of the two will appear closer and the smaller will appear farther away। मतलब क्या हुआ, मान लो तुम्हारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है ना, उसका साइज भी सेम, लेकिन उसमें भी तुम्हारा एक पास और दूर का तुम्हें एक एस्पेक्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा तुम बोल सकते हो कि रिलेटिव हाइट और रिलेटिव साइज और मोर और लेस सेम ही है। ठीक है। जितना तुम ऑब्जेक्ट के पास जाओगे उतना तुम्हें वो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, और जितना तुम उस ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे उतना वो तुम्हें छोटा लगेगा। नाउ टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जब भी तुम किसी भी पत्थर को देखो, है ना, पत्थर तुम्हारा एक पत्थर की लाइंस बने हुए, जब भी तुम किसी पत्थर या स्टोन्स को देखोगे, तो जब तुम पास में देखोगे तो वो तुम्हें बहुत रफ लगेगा, तुम परसीव भी कर सकते हो काफी रफ है, मतलब काफी ज्यादा खुरदुरा टाइप का है। लेकिन जितना ही उसको तुम दूर में देखोगे तो उतना तुम्हें वो चिकना लगेगा, स्मूथ लगेगा, हाँ कि ना। वही बात, ये यहाँ पे विजुअल फील्ड में ज्यादा हम डेंसिटी की बात करते हैं। The density of stones increases as we look farther away। टेक्सचर ग्रेडियंट में ये भी होता है, जैसे तुम ये देखो, यहाँ तुम्हें हल्का खुरदुरा लगेगा, लेकिन यहाँ जितना तुम आगे जाओगे तुम्हें वो लगेगा कि वो स्मूथ, हाँ कि ना। ऐसे है सारा खुरदुरा ही, लेकिन तुम्हारा ये परसेप्शन ऐसा जो तुम्हें बता रहा है कि जितना वो दूर है वो उतना अच्छा, वो उतना सॉफ्ट है, उतना चिकना है। यस। ओके। नाउ अब लास्ट है मोनोक्यूलर क्यू का मोशन पैरालेक्स। मोशन पैरालेक्स मतलब क्या, मोशन मतलब मूव है, मूवमेंट हो रही है, और उसमें पैरेलल चीजें तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो मोशन पैरालेक्स। मोशन पैरालेक्स जो है ये काइनेटिक मोनोक्यूलर क्यू है, ध्यान देना। ये एक काइनेटिक मोनोक्यूलर क्यू, काइनेटिक मतलब मूवमेंट वाला मोनोक्यूलर क्यू है। ये नॉर्मल पिक्टोरियल क्यू नहीं है। अभी तक तुमने जितना भी पढ़ा, सातों पढ़ा, ये सब पिक्टोरियल था, लेकिन ये पिक्टोरियल नहीं है। ये इसमें मोशन पैरालेक्स में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट्स अलग अलग डिस्टेंस पे मूव करते हैं तो उनकी स्पीड में भी काफी डिफरेंस होता है। जो दूर की ऑब्जेक्ट है वो हमें लगता है वो काफी स्लो चल रही है, वो काफी स्लो उसकी मूवमेंट है, काफी स्लो स्पीड है, लेकिन जो पास की चीज है वो लगता है कि वो तेजी से घोड़े की स्पीड में दौड़ रही है। दूर की चीज हमें बहुत धीरे धीरे लगता है कि मूव कर रही है, लेकिन पास की चीज बहुत ज्यादा तेजी से मूव करती है। तो जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है, जो ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट का जो स्पीड है, जो रेट है ऑफ स्पीड मूवमेंट जो होता है, वो हमें डिस्टेंस बताता है कि कौन कितना ज्यादा दूर है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम बस में ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन में कर रहे हो, कार में कर रहे हो, जो दूर का जो तुम्हें लगेगा, जो वो बिल्डिंग्स तुम्हें लगेगा बिल्डिंग्स ही मूव कर रही है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे मूव करती है, मैं अगर तुमने नोटिस किया होगा।
वो मूव नहीं करती है, बट तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो मूव कर रही है, तो बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है, तो उसमें तुम्हें क्या लगेगा, वो है कि काफी दूर है। लेकिन तुम्हारे पास में जो डिवाइडर है वो लगेगा कि इतने तेजी से रफ्तार में जा रहा है। ये जो होर्डिंग्स है, होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो काफी तेजी से आगे चल रहे हैं, तुम उसको पास कर रहे हो बहुत तेजी से, तो तुम्हें क्या लगेगा कि ये काफी ज्यादा ये पास है। तो जो चीज तुम्हें लग रहा है कि वो काफी तेजी से चल रही है, दैट इज वो तुम्हारे बहुत पास में है, तुम उसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। और जो तुमसे काफी दूर है और वो बहुत स्लो स्लो चल रहा है, तो इसका मतलब वो काफी दूर है तुमसे, है ना। जो भी पास के ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो बस के अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मान लो अगर तुम्हारी बस ऐसे जा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो तुम्हारे पास है वो ऐसे जा रहा होगा। तुम ऐसे जब जा रहे हो तो ऑब्जेक्ट भी तो ऐसे पीछे जा रहा है ना। हाँ, लेकिन जो दूर की चीजें हैं वो तुम्हारे साथ साथ मूव कर रही है। एक्सपीरियंस करा है कि नहीं। अगर कार तुम्हारी ऐसे जा रही है तो दूर की ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही जाएगी, लेकिन पास की चीजें ऐसे जाएगी, हाँ कि ना। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा मोनोक्यूलर क्यू का पूरा आठों के क्यूज जो मैंने मुझे बताना था। इसमें बस एक बात ध्यान रखना, ये वाला पिक्टोरियल क्यू नहीं है, ये वाला काइनेटिक मोनोक्यूलर क्यू है। ओके ना, अब हम जल्दी से तुम्हारा बाइनोक्यूलर क्यू कर लेते हैं, दैट इज जहां पे तुम्हारे दोनों आंखों का इस्तेमाल हो रहा है, जो तुम्हें 3D इमेज बनाने में हेल्प करता है। ये भी 3D इमेज बनाता है, ये भी 3D इमेज बनाता है। और यहाँ पे तीन है हमारे पास। एक है रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी। क्या होता है रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी का मतलब, अगर तुम हमारी आंखें देखो, अपनी आंखें देखो, प्यारी प्यारी आंखें, है ना। अगर तुम अपनी आंखें देखो तो तुम्हारी आंखों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दोनों आंखें ऐसे चिपकी हुई नहीं है। दोनों आंखों के बीच में क्या है, तुम्हारा नोज। तो इससे क्या है, तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में हल्का डिस्टेंस है, हल्का सा वो गैप है, हाँ कि ना। यस, तो इन दोनों का लोकेशन अलग अलग है ना। ये दोनों हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है। अगर तुम हॉरिजॉन्टली देखो तो ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है दोनों आंखें एक दूसरे से ना। इस डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, जब भी तुम्हारे रेटिना पे कोई भी इमेज फॉर्म होती है तो दोनों आंखों में हल्की अलग तुम्हें थोड़ा अलग सा तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा। होगा एक ही इमेज, मान लो ये मोबाइल है, ये मोबाइल मैं देख रही हूँ, लेकिन ये मोबाइल की जो इमेज है मेरे दोनों आंखों में, लेफ्ट आई में भी और राइट आई में भी, हर आई के रेटिना पे हल्की अलग सी इमेज फॉर्म होगी, 19-20 का फर्क होगा। बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस, ये 6.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस की वजह से जो भी इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म हो दोनों आंखों पे अलग अलग एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में, वो हल्की अलग होगी। तो ये जो डिफरेंस जो आ रहा है ना, डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस, तो ये जो इमेज के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, दैट इज ओनली कॉल्ड रेटिनल डिस्पैरिटी। तो ब्रेन जो है बड़ी सी रेटिनल डिस्पैरिटी का मतलब समझता है कि वो काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट पास में है। और जब रेटिनल डिस्पैरिटी बहुत कम होती है, बहुत कम डिफरेंस होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट काफी दूर है। मतलब डिस्पैरिटी जो डिफरेंस है वो दूर के लिए कम होती है और पास के लिए बहुत ज्यादा होती है। अगर मैंने यहाँ रखा तो इस यहाँ पे भी मेरी डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। अगर मैं फोन ऐसे इतनी दूरी पे रख दूं तो इसका मतलब कि वो मेरे से दूर है, तो डिस्पैरिटी यहाँ कम हो जाएगी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या, जो भी इमेज मेरे फोन के बारे में, जो इमेज मेरे आईज जो मेरी रेटिना पे फॉल कर रही है, तो लेफ्ट आई पे जो इमेज फॉल हो रही है और जो राइट आई पे जो इमेज फॉल हो रही है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिटरमिन करता है कि ऑब्जेक्ट पास है कि दूर है। अगर ऑब्जेक्ट पास है तो ये डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज छोटी है, सॉरी, अगर इमेज दूर है तो डिस्पैरिटी कम होगी, हाँ कि ना। यस, तो ये हो गया रेटिनल एंड बाइनोकुलर डिस्पैरिटी, समझ में आया।
यहाँ पे डिफरेंस का खेल है, अगर डिफरेंस ज्यादा है तो पास, अगर डिफरेंस कम है तो दूर। देन वी हैव कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब क्या, तुमने कभी वो वाला टेस्ट किया है, एक बिल्ली वाला टेस्ट आता है, आई टेस्ट। जैसे एक पेपर है, ऐसा होता है ना, पेपर पे उस बिल्ली के, उस पे दो बिल्ली होती है, एक बिल्ली पूरी होती है और एक एक बिल्ली की कुछ कुछ चीजें होती है, एक बिल्ली की कुछ कुछ चीजें नहीं होती है, और उसके बीच में हमें पेंसिल रखनी होती है, और उस पेंसिल को हमें क्या बोलता है, अपनी आंख की तरफ लेके आओ। तो जो हमारी दोनों जो आई बॉल्स है ना, वो क्या होते हैं, कन्वर्ज कर जाती है, और फिर हमें उस चीज को वापस ले जाना होता है। तो जब वो पेंसिल तुम ऐसे लेके आते हो तो क्या होता है, वो दोनों बिल्ली एक जैसी कन्वर्ज कर जाती है, हाँ कि ना, और हम एक बिल्ली की इमेज अपने दिमाग में फॉर्म करते हैं। टेस्ट किया है कभी? मैंने किया था, मुझे मिला था, हालांकि मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया था, मतलब मैंने बहुत नहीं किया था, बट मिला था, आई रिमेम्बर। तो कन्वर्जेंस क्या होता है, जब भी हम किसी भी नियर बाय ऑब्जेक्ट को हमारी आंखों की तरफ लाते हैं, तो हमारी जो आईज हैं वो ऐसे अंदर की तरफ कन्वर्ज होगी, दोनों आई बॉल्स अगर तुम देखोगे ना, तो ये ऐसे आ जाएगी। When we see a nearby object, our eyes converge inward in order to bring the image on the fovea of each eye. A group of muscles send images. तो इसमें क्या होता है, ये फिजियोलॉजिकल, अगर मैं तुम देखो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल क्यूज लिखे हुए, तो यहाँ पे तुम्हारी आंखों के मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसा क्या होता है, जब भी तुम किसी भी पास की, अगर तुम ऐसे ऑब्जेक्ट को देख लो, तो तुम्हारी आंखें क्या होगी, ऐसे हो जाएंगी। तो क्या होगा, ये जब ऐसे होगी तो तुम्हारी जो आई मसल है वो एक मैसेज तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचाएंगी कि हमारे पास एक इमेज आई है जो काफी पास की है, तो जो है इंटरप्रेट करके बताओ कि काफी दूर है कि पास है। तो a group of muscles send messages to the brain regarding the degree to which the eyes are turning inward, कितनी ज्यादा आंखें अंदर की तरफ आ रही है, और इन मैसेजेस से पता चलता है कि कितनी दूरी पे और कितनी पास है ये ऑब्जेक्ट्स। तो अगर कन्वर्जेंस कब डिक्रीज होगा, ये जो कन्वर्जेंस है कब डिक्रीज होगा, जब ऑब्जेक्ट दूर जाएगी। यस, यस। तुम ये कन्वर्जेंस अभी भी कर सकते हो, उंगली ऐसे रखो, थोड़ी सी दूर रखो, और उस उंगली को अपने आंख की तरफ लाओ, जितना तुम पास में लाओगे तुम देखो कि तुम्हारी आंखें उतनी अंदर जाएंगी, तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो सब, ठीक है। और उसको फिर जितना वो कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब वो उतनी पास है, और जितना फिर तुम उसको दूर ले जाओगे फिर तुम्हारी आंखें नॉर्मल हो जाएंगी, तो दैट इज वो काफी दूर जा चुकी है, हाँ कि ना। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन भी समवेयर कन्वर्जेंस पे ही प्रिंसिपल पे लाई करता है। जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट को पास लाते हो, तो तुम्हारे जो लेंसेज है ना, जो तुम्हारे आंखों की जो मसल है, वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तुमने अपने वो आई बॉल्स देखी है, वो काफी बड़ी हो जाती है, और जितनी ही ऑब्जेक्ट दूर जाएगी तुम्हारी आंखें वो तुम्हारी आई बॉल्स उतने छोटे हो जाते हैं। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन रेफर्स टू द प्रोसेस जहां पर हम किसी भी इमेज, जो हमारे रेटिना पे जो इमेज बन रही है, उसमें तुम्हारे जो सिलियरी मसल्स हैं उसकी मदद से, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो सिलियरी मसल की मदद से जो भी तुम्हारे रेटिना पे जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो ये एकोमोडेशन का डेफिनेशन हुआ, क्या मैंने कहा, सिलियरी मसल, जो आंखों की जो तुम्हारी मसल है उसकी हेल्प से तुम्हारे रेटिना पे जो इमेज बन रही है, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। अब ये इमेज कैसे फॉर्म हो रही है मैं बता दूं। अब जब भी मसल क्या करता है, तुम्हारे जो ये लेंसेज हैं उसकी थिकनेस को बड़ा या छोटा करता है। दीज मसल चेंज द थिकनेस ऑफ द लेंस ऑफ द आई। सिंपल, मैंने कहा, क्या मैंने कहा, ये जो मसल है तुम्हारे आंखों के लेंस का थिकनेस उसको कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट आई तो थिकनेस क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, और अगर तुमसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अभी तक तो तुम्हें ये एस्पेक्ट समझ में आ ही गया होगा, जो चीज हमसे दूर जाएगी वो छोटी होगी, जो चीज हमारे पास आएगी वो बड़ी होगी, चाहे डिफरेंस बड़ा हो या साइज बड़ा, हाँ कि ना। तो ये जो मसल है ये हमारे लेंस के थिकनेस को चेंज करती है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमसे दूर चला जाए तो मसल रिलैक्स हो जाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाए तो मसल कितने ज्यादा टेंस हो जाते हैं, है ना।
As the object moves nearer, the muscle contracts and the thickness increases. तो जो सिग्नल जाता है हम अबाउट द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की कितना डिग्री ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, ये हमारे ब्रेन पे तक जाता है और वो हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डेप्थ क्यू. तो अगर तुम्हारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि लेंस बड़ी हो गई है, ऑब्जेक्ट बहुत पास है. अगर मसल रिलैक्स हो गए तो इसका मतलब क्या है, लेंस छोटी हो गई है और ऑब्जेक्ट दूर है. हाँ कि ना? तो यही था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन. समझ में आया? तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि आर्टिस्ट कौन से क्यूज यूज करते तो तुम क्या बोलोगे? मोनोक्यूलर यूज करते हैं. क्या वो आर्टिस्ट जो है क्या मोशन पैरेलैक्स भी यूज करते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि मोशन पैरेलैक्स एक काइनेटिक मोनोक्यूलर क्यू है, पिक्टोरियल नहीं है. पिक्टोरियल मतलब पिक्चर वाले कौन कौन से हैं? रिलेटिव साइज, इंटरपोजिशन, लीनियर पर्सपेक्टिव, एरियल पर्सपेक्टिव, लाइट एंड शेड, रिलेटिव हाइट एंड टेक्सचर ग्रेडियंट. ओके. मोनोक्यूलर क्यू के बाद हमने क्या समझा? मोनोक्यूलर कितने यूज आंखों का इस्तेमाल है मोनोक्यूलर में? एक आंख, सिंगल आई, है ना. बाइनोक्यूलर में कितना है? दोनों आईज. तो ये क्या, इसमें कितने हैं हमारे पास? तीन. रेटिनल, कन्वर्जेंस, एकोमोडेशन. ओके, समझ में आया? इसको प्लीज पढ़ लो, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा. तुम्हें नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. जितनी चीजें दूर रहेंगी, जो चीज हमसे दूर है वो हमें छोटी लगेगी, जो चीज हमारे पास है वो बड़ी लगेगी. ये प्रिंसिपल यही है. लेकिन सबके थोड़े बहुत 19-20 का सब में फर्क है, इसलिए इसलिए सबके नाम में भी फर्क है. यस. इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर क्लास टुडे. यस, हमारा पार्ट 6 खत्म हो चुका है. अब हम पार्ट 7 में मिलेंगे जो होगा कल, जहां पे हम अपन लोग पढ़ेंगे, दैट इज ऑन मंडे, जहां पे हम परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे. यस. एंड कोशिश करेंगे, मतलब पार्ट 7, 8, 9, लास्ट 9 पार्ट होगा तुम्हारे इस चैप्टर का, जहां पे हम तुम्हारे 8 में तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 9 में वी विल डिस्कस योर क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके. सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टुडे एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर तुम्हें किसी भी तरीके की दुविधा है, कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, टेक्स्ट मी, मेल मी, सेंड मी अ मेल. मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो. एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी हुई हैं, सारी मेल आईडीज दी हुई हैं, सब कुछ दिया हुआ है. तो उसका फायदा उठाओ, मेल कर सकते हो. कोई भी तुम्हें परेशानी है, दुविधा है, कुछ भी डाउट्स हैं तो जस्ट लेट मी नो. ओके. यस. और मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं अभी कि मतलब मुझे कुछ कुछ ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी आप ये अपना 1-on-1 सेशन कब शुरू करोगे, 1-on-1 एज एन लाइव क्लास कब शुरू करोगे. तो अभी समय का ये देखते हुए अभी तो मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, तो लाइव तो बहुत अभी प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए. तो मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि हम लाइव को भी करें, है ना, कि मैं तुमसे बात कर पाऊँ, साइड में अपन लोग बातचीत करते करते पढ़ाई करें. तो हम लोग जल्दी ही लाइव क्लास शुरू करेंगे. आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद अक्टूबर से हम कर देंगे. ठीक है, अक्टूबर से वी विल स्टार्ट, मोर और लेस अक्टूबर से वी विल बिगिन. ठीक है. लेकिन अभी तक हाफ ईयरली तक ये समझ के चलो, अभी रिकॉर्डिंग ही चलेगा. हाफ ईयरली के बाद में भी तुम्हारा मैं शुरू कर सकती हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ. मैं एक बार अपनी अवेलेबिलिटी और मैं अपना टाइम वगैरह थोड़ा सा शेड्यूल वगैरह देख के देन आई विल लेट यू नो. ओके. अभी हम थोड़ा रिकॉर्डिंग में ही रखेंगे, जल्दी ही मैं भी चार्ज में जल्दी लाइव सेशन शुरू करूँ. टाइमिंग लेकिन यही रहेगी. Okay, so with this, that's all for today. See you all tomorrow at the same time, at the same platform. Till then, take care, lots of love, and see you tomorrow at the same time. ठीक है, तो याद से आ जाना कल. ठीक है. Till then, take care, lots of love. Bye.